हुआ तो हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि ऐसा क्या कारण था कि भारत पर जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो जीत गए और इंडियन हार गए। ऐसा नहीं कि ये हमेशा हुआ है, कई बार हमने उन्हें पराजित किया, क्योंकि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के क्षेत्र पर आक्रमण किया उसके पहले कई बार आक्रमण हो चुके थे, और जब आक्रमण हुए तो वो पराजित हुए थे। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि भाई महमूद गजनवी ने, मोहम्मद गौरी ने, तुर्क ने, बाबर ने आराम से पराजित कर दिया इन राजाओं को। तो जब भी कोई विजय होती है तो उस विजय के पीछे दो मेन एक्सपेक्ट होते हैं। ठीक है, वो एस्पेक्ट क्या है? पहली बात तो विजेता की कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक है, और पराजित की कुछ कमजोरियां होती हैं। तो जब भारत पर युद्ध हुआ, तो भारत पर जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध के पीछे आप देखोगे कि समाज जो भारत के राजा पराजित हुए उनके पीछे कई तरह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कारण थे। उन कारणों में आप देखेंगे कि भारतीय समाज जो है, जो ऋग्वेद के 10वें अध्याय में लिखा है ब्राह्मणों मुख मासे, जब आंसर राइटिंग करें तो आपने एंशियंट को मिडाइवल से, मिडाइवल को मॉडर्न से, वर्ल्ड हिस्ट्री से जोड़ते हुए मल्टी डायमेंशनल आंसर राइटिंग करें। ठीक है, आपकी क्लास मैं 5 मिनट में लेता हूँ। ठीक है, 5 मिनट का मुझे ब्रेक चाहिए, कोई अर्जेंट काम आ गया। ओके। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विभिन्न तरह की जातियां थी। जबकि इस्लामिक समाज को हम देखते हैं, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर। तो जो इस्लामिक सोसाइटी है उसकी जो मेन एलिमेंट आपको दिखाई देगा दुनिया के किसी भी समाज में, इस्लाम सबसे अच्छा संदेश देता है समानता का, इक्वालिटी का। और जब वो इक्वालिटी की बात करते हैं तो क्या होता था कि उनका पूरा समाज लड़ता था समान रूप से। ठीक है, उनके यहाँ का आप सिस्टम देखोगे, इस्लामिक सोसाइटी की बात करें, जैसे कि हम लोग के यहाँ 4 प्रकार के वर्ण है, उन वर्णों के अंदर विभिन्न तरह की जातियां हैं। दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो 2 तरह की बातें दिखाई देंगी, एक ब्राह्मणिकल, एक नॉन ब्राह्मणिकल, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी जातियां दक्षिण भारत में भी है। इस्लामिक समाज को जब आप देखते हैं तो सबसे पहले उनके पैगंबर हैं, पैगंबर के बाद 4 खलीफा हैं, 4 खलीफा के बाद उनका जो है वो सुल्तान है जो सल्तनत चलाता है। उसके बाद उनके उलेमा है। उलेमा शब्द जो बना है वो इल्म से बना है, इल्म का मतलब ज्ञान। अब किसे ज्ञान हो, किस बात का ज्ञान हो? तो जो उनके धार्मिक विद्वान लोग हैं उन्हें कुरान, हदीस, इजमा, कयास, ये 4 बेसिक टेक्स्ट हैं इस्लाम के, उसकी जानकारी हो तो वो उलेमा है। जैसे हम लोगों के यहाँ वेद है, ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है, हम लोगों के रामायण और महाभारत 2 काव्य है, हम लोग के यहाँ 108 पुराण है, भगवत गीता है। तो इसी तरह उनके 4 रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है, कुरान, हदीस, इजमा, कयास, इसकी जो जानकारी हो वो उलेमा। तो सुल्तान के बाद उलेमा आता है, और ये अपेक्षा की जाती है कि जो सुल्तान होगा वो इल्म, इस्लामिक इल्म के आधार पर शासन का संचालन करेगा। उसके बाद जो है उनके यहाँ एक है कि एक और व्यवस्था है उनके यहाँ सुल्तान की मदद के लिए एक वर्ग विशेष है। और तो उसके बाद हम देखते हैं कि उनके यहाँ आवाम है। आवाम के बाद उन्होंने बंदा और बोदा नाम की जो है 2 प्रकार के दास व्यवस्था बना ली। जैसे कि हम लोग ने पंचम वर्ण बना लिया था, अंत्यज, और पंचम वर्ण के बाद दास सिस्टम तो हमारे यहाँ भी था एंशियंट इंडिया में, तो उनके यहाँ भी था, जिसे बंदा और बोदा कहते हैं। इस पे हम एक्सप्लेन करेंगे आपको, मध्यकाल का जब हम इतिहास पढ़ाएंगे तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है, और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद इस्लाम में लेकिन एक चीज बहुत परिवर्तन आया कि जब इंडिया में आक्रमण हुआ तो आप देखोगे कि इस्लाम
का जो समानता और समानता मूलक समाज था, समानता मूलक समाज में भी जातियां, सिर्फ हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि जाति व्यवस्था ने इस्लाम को भी नहीं छोड़ा। अब होता क्या था कि अब साइमल्टेनियसली आप इंडियन सोसाइटी देखें तो जो ब्राह्मण है वो लड़ेगा नहीं, उसका काम है शिक्षा देना, अध्ययन अध्यापन का काम करना। क्षत्रिय को काम दिया है लड़ने का, क्षत्रिय लड़ेगा। जो वैश्य है, वैश्य का काम है व्यापार वाणिज्य करना, वो भी नहीं लड़ेगा। शूद्र का काम है इन तीनों वर्णों की सेवा करना। अब जब आपको फाइट करनी है, कोई योद्धा ने आक्रमण किया है, तो कौन फाइट करेगा? सिर्फ क्षत्रिय। 10, 20, 30, 40 जो भी परसेंट होगा सिर्फ वही फाइट करेगा। और इस्लाम में जब अटैक होगा तो 100% आबादी फाइट करेगी उनकी। तो आप डिफरेंस समझ कि वो कैसे जीत गए और हम कैसे हार गए। दूसरी बात क्या होता था कि इंडिया में धर्म युद्ध लड़ते थे हम लोग, ठीक है। नैतिक युद्ध लड़ते थे, युद्ध को नैतिकता से जोड़ा गया, चाहे महाभारत हो चाहे कोई हो। और जबकि उनका क्या उद्देश्य था? बाबर ने क्या कहा था? काबुल की गरीबी अब दोबारा नहीं। चाहे बाई हुक और बाई क्रोक हमें युद्ध को जीतना है। तो ये भी उनकी जीत का कारण था। तीसरी बात क्या थी कि जैसे आप देखोगे, जब तुर्की आक्रमण हुआ तो तुर्कों ने सबसे पहले यहाँ घोड़े का यूज किया। और घोड़े में आप देखोगे कि जो रकाब होती है, ठीक है, और जो जिन होती है, उसका उन्होंने बेटर यूज किया, और घोड़े में मूवमेंट ज्यादा होती है। तो ये भी उनके युद्ध के जीतने का कारण था। अगर आप मुगल देखोगे तो मुगलों ने तीरंदाजी व्यवस्था का बहुत बढ़िया यूज किया। बाबर ने तुगलमा नीति अपनाई। तो वो तो पहले आप देखोगे कि बारूद के टैंक लगा दिया, और इंडिया ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की। साथ ही साथ हमारे जो हाथी थे वो अपनी ही सेना में भगदड़ मचा देते थे, ठीक है। एक धार्मिक कारण था, हमने बताया ना आपको कि भारत पर जितने भी अटैक हुए उनमें 3G रोल प्ले करता था। 3G का मतलब गॉड, ग्लोरी और गोल्ड। अब भारत देखो जैसे गॉड है। अब भारत का अगर आप थोड़ा सा देखें कि यहाँ के जो धर्म रहे हैं, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इनमें उस तरह की बात नहीं है कि जो आपको अटैक और एक्सपेंशन के लिए प्रेरित करे। लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान और भारत के राजाओं ने भी धर्म का सहारा लिया साम्राज्य विस्तार में, चाहे वो समुद्रगुप्त हो और चाहे राजेंद्र तृतीय हो, चाहे शशांक हो। उन लोगों के पास धर्म ने ज्यादा मोटिवेट किया हुआ है, इस्लाम को और ईसाई धर्म को। ईसाइयों के बारे में तो कहा जाता है कि जब कंपनियां आती थी तो एक हाथ में तलवार होती थी, दूसरे हाथ में सलीका होती थी। सलीका मतलब जो उनका धार्मिक चिन्ह होता है। और कहा जाता था कि जो लड़ाके योद्धा मिलिशिया होते थे वो तलवारें चलाते थे, और जो धार्मिक होते थे वो जख्म लगाते थे। तो ऐसा ही तो इस्लाम में हुआ है कि राजाओं महाराजाओं ने, वहां के जो सुल्तान होते थे, सेनाएं होती थी, वो भीषण रूप से युद्ध में जनसंहार करती थी, और जो सूफी होते थे वो जख्म का काम करते थे, जख्म को भरने का काम करते थे सूफी जो होते थे। समझ रहे हैं ना आप? जी सर। समझ रहे हैं कि कैसे क्या रीजन थे कि जो है इंडिया की सेना हार जाती थी, उनकी सेना जीत जाती थी। पहला आप समझ गए कि गॉड ने क्या भूमिका निभाई। दूसरा जी है गोल्ड। भारत सोने की चिड़िया थी, कल भी हम लोगों ने चर्चा की, विपुल भंडार था। कहते हैं ना, बाबर ने कहा काबुल की गरीबी अपने, या उस गरीबी में मैं नहीं जाता। महमूद गंजवी ने युद्ध किया, कितनी अपार धन दौलत लूट के ले गया। ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटेन ने अटैक किया। शशि थरूर ने एक किताब लिखी, डार्क ब्रिटिश एन एज ऑफ डार्क एरा। उसने कहा कि इतनी उनकी जीडीपी अभी तक नहीं है जितना वो लूट के ले गए। तो हम तो सोने की चिड़िया थे, इस वजह से भी ले गए। तीसरा कारण क्या था? ग्लोरी। 3G माने ग्लोरी, गॉड, गोल्ड, ग्लोरी। ग्लोरी क्या था कि हम इतनी बड़ी सिविलाइजेशन को जीत रहे हैं। इंडिया पे विजय पाना अपने आप में ही एक बहुत महत्व की बात थी। महमूद गंजवी 17 बार अटैक किया, भारत पे शासन नहीं किया। 17 बार अटैक करने के बाद भारत पे शासन न करना एक बहुत चिंतन का विषय है ये। जब महमूद गजनवी से कहा गया कि तुम सोमनाथ की मूर्ति को नहीं तोड़ो, मुझसे ज्यादा आपको गोल्ड देते हैं, ऐतिहासिक सोर्स बताते हैं, उसने कहा नहीं, हम वो तोड़ेंगे, हम मूर्ति तो तोड़ेंगे। क्यों? उसका एक धार्मिक महत्व था। क्यों? क्योंकि जो इस्लामिक जनता थी, या जो पूरी मध्यकाल का पूरी दुनिया का समाज था, वो धर्म से संचालित होता था। और वो वहां जाके क्या कहता था महमूद गजनवी मध्य एशिया में कि देखो हम इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
जबकि इस्लाम के प्रचार प्रसार से ज्यादा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थी महमूद गजनवी की, कि हमें इतने बड़े क्षेत्र पे राज करना। तो ये सारे जो कारण थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इन कारणों ने, विज्ञान, तकनीकी, इन कारणों की वजह से क्या हुआ कि जो इन्वेडर आए, जैसे कि अरब का आक्रमण हुआ, तुर्कों का आक्रमण हुआ, मुगलों का आक्रमण हुआ और यूरोपियन कंपनी का आक्रमण हुआ, ये क्रम से आक्रमण होते रहे, वो जीतते गए। ठीक है। अरब आक्रमण आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, उसका कारण क्या था, उसका स्वरूप क्या था और किस वजह से। और एक बड़ा कारण ये भी होता था कि भाई हमारे वहाँ कुछ युद्ध में एक बड़ा कारण ये भी होता है कि कुछ कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाबे, तो ये हमेशा हर युद्ध में हुआ है। सिंध के क्षेत्र में जब दाहिर का शासन था तो वो अलग जाति से था, तो जो बौद्ध और मेड़ वहां के जो जाति थे उन लोगों ने सहयोग किया, मोहम्मद गौरी को जयचंद ने सहयोग किया। ये चीजें आपको वहां कम दिखाई देगी जो इन्वेडर थे, और यहाँ ज्यादा दिखाई देगी। प्लासी के युद्ध में यही हुआ, माणिक चंद ने यही किया। ठीक है, तो वो भी एक बड़ी भूमिका है। अब हम बात करते हैं इसकी, महमूद गजनवी। तो महमूद गजनबी ने भारत पर कब आक्रमण किया, इसके जो कारण है हमने आपको क्लास में बता दिया, आप उनका यूज कर सकते हो। क्या सामाजिक कारण है, क्या आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है, सांस्कृतिक कारण है। याद करने की कोशिश मत कीजिए, एक फिल्म की तरह अपनी एक स्टोरी, एक पिक्चर बना लीजिए दिमाग में। महमूद गजनबी भारत पर क्यों आक्रमण करेगा, तो हमने आपको बताया पॉइंट कि देखो जो है एक राजा की हमेशा महत्वाकांक्षा होती है कि साम्राज्य विस्तार करे। किस राजा और किस व्यक्ति की नहीं होती है, आपकी भी होती होगी, कि वो अपने क्षेत्र में, संसाधन में, हर क्षेत्र में विस्तार करें। तो महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षा थी। दूसरी बात क्या थी कि भारत में सामंतवाद था, तो सामंतवाद की वजह से यहाँ पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ। तीसरी बात, एक धार्मिक कारण भी था, और रिलीजियस मोटिवेशन मिलता था कि भाई इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है। और उसके बाद वो 3G वाली बात तो है, गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। ठीक है, गॉड, गोल्ड, ग्लोरी, ये भी बात थी। सांस्कृतिक कारण थे। इन सब कारणों की वजह से क्या हुआ कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। आक्रमण के बाद इनका जो नेचर होता है, नेचर हमने आपको बताया कि नेचर में आप क्या क्या लिखेंगे, किस क्षेत्र में अटैक किया। तो आप देखिए महमूद गजनवी ने यहाँ एक इतिहासकार ने लिखा है कि लगभग 17 बार अटैक किया। ठीक है, और क्या उसकी क्लास थी, क्या आइडियोलॉजी थी, क्या लीडरशिप थी, क्या ऑर्गेनाइजेशन थी, इन सब के बारे में आप अपना बेहतर तरीके से लिख लेंगे। अब महमूद गजनवी के आक्रमण के भारत पर क्या प्रभाव पड़े, ठीक है, उन प्रभावों पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एक बड़ा विषय है। क्वेश्चन वहां से आते हैं कि इतिहासकारों इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या प्रभाव पड़े। कि जैसे कि जब अरब आक्रमण हुआ भारत पर, तो किसी इतिहासकार ने लिखा कि दुनिया के सबसे निरर्थक युद्धों में से एक है, इससे ज्यादा यूजलेस कोई युद्ध ही नहीं हुआ। सर प्रोफेसर इरफान हाँ, सर ने लिखा है सर। किसने, इरफान हबीब सर प्रोफेसर ने? जी सर, उनकी किताब है द एग्रेरियन प्रोफेसर, सिस्टम ऑफ मुगल एरा। अच्छा अच्छा, बताइए। हाँ सर। तो इरफान हबीब सर ने लिखा है, वो बहुत बड़े विद्वान है, मोहम्मद हबीब सर है, इरफान हबीब सर है, अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोरोलॉजी जो है जी उसके वो बहुत बड़े हिस्टोरियन है सर, नान लोग। तो जी वो सर। लिखते हैं कि दुनिया की वैसे ये मूल स्टेटमेंट उनका नहीं है, उन्होंने भी कोट किया है। ठीक है, नहीं सर, ये मूल स्टेटमेंट। सर उन्होंने सर एक थे सर पीबी शैली, एक अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान है, एक उनके शिष्य थे। उन्होंने सर मतलब उन्होंने एक अंग्रेजी में एक ये स्टेटमेंट दिया था, जो कि एक है सर जॉन मिल करके हैं सर, जो कि उन्होंने कभी आज तक भारत नहीं देखा। उन्होंने ब्रिटेन में बैठ कर ही पूरी इंडिया का हिस्ट्री लिखे वो। और तो सर एक हैं डॉक्टर रमेश रावत सर, जो हमारे हिंदी डिपार्टमेंट के अभी एचओडी हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। सर जब उन्होंने इरफान हबीब सर की किताब द एग्रेरियन सिस्टम इन मुगल era का then he translated into in Hindi, then he quoted this quote sir in Hindi sir.
नहीं, जो आप बात कर रहे हो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है 1817 में जी लिखी थी जेम्स मिल ने, ठीक है। जीएस जी मिल के ये पिता थे, जॉन स्टुअर्ट मिल के उपयोगितावादी विचारक है, ठीक जी है। सर। इन्होंने भारत का इतिहास लिखा। जी लेकिन सर। इसके ये जो जेम्स मिल का भी ओरिजिनल स्टेटमेंट नहीं है, ये जेम्स के पहले भी लिखा गया। मैं इतिहासकार का नाम याद नहीं आ रहा, मूल अगर आप बताए होते तो हम बता देते। सर तो जेम्स, हाँ, और सर उसको जेम्स मिल तो ऐसे इतिहासकार है कि जिन्हें सबने पढ़ा, ठीक है। और मोहम्मद हबीब सर ने भी पढ़ा, इरफान हबीब सर ने भी पढ़ा। तो उन लोगों ने इसे कोट किया, सबने बाद में कोट करते गए। मूल जिसका है वो हमें उसका नाम याद है कि हम क्लिक नहीं करते। कार्ल मार्क्स की, और उनका हिंदी में मैंने उनका अनुवाद ही मैंने देखा है, और उसका बुक का नाम है कि कार्ल मार्क्स के भारत संबंधी नोट्स। हाँ, जी सर। तो अच्छा, सर, ये किसने लिखा है? ये इरफान सर ने लिखा है। जी सर। अच्छा, इरफान सर तो खैर बहुत बड़े विद्वान है, उनकी विद्वता का तो कोई जवाब नहीं है। तो उन्होंने बिल्कुल लिखा होगा। जी सर। तो ये लिखा गया है जैसे कि अरब आक्रमण के जब परिणाम पे बात करते हैं, तो हम जब कोई भी चीज देखें तो इतिहास में आप एक बात को और ध्यान रखें। जैसे कुछ लोग कहते हैं कंटेंट की कमी थी, तो उसे हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं। आप इतिहास में विचारधाराओं को, मैंने पढ़ाया था पहली क्लास में आपको कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन किस तरह का हुआ। जैसे इन्होंने बात की ना कि जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में ही लिखी, तो हमने ये बताया था आपको एंशियंट इंडिया की क्लास में कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन कैसे हुआ। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है, हिंदू कॉलेज खुलते हैं, मदरसा कॉलेज खुलते हैं। क्यों खुलते हैं हिंदू कॉलेज? ये मदरसा क्यों खोला गया? क्योंकि जितने भी संस्कृत के जो टेक्स्ट थे उनका ट्रांसलेशन करना था इंग्लिश में। उर्दू के मध्यकाल के जितने भी टेक्स्ट थे उनका ट्रांसलेशन करना था। और एग्जैक्टली सर। इसलिए आप देखो, बारन हेस्टिंग्स ने कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया कि अगर शासितों पर शासन करना है तो उनकी परंपरा रीति रिवाज के हिसाब से शासन करो, तो शासन दीर्घकालिक हो। सर ठीक जॉन है। की हाँ, ये ठीक है। जॉन आप देख रहे हो बारन हेस्टिंग्स का स्टेटमेंट। अगर वो आपसे कह रहा है कि अगर आपको इंडिया, अगर आप एक राजा हो, आपको दक्षिण अफ्रीका पे शासन करना है, तो अपने नियम लेके नहीं जाओ, वहीं के नियम के हिसाब से शासन करो, शासन दीर्घकालिक हो। तो साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने क्या किया, इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लेखन किया, जो उपयोगितावादी विचारक जेम्स मिल ने किया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिख के। लेकिन हमने आपको बताया था इनकी अच्छाई क्या है, कमी क्या है। इनकी अच्छाई क्या है कि इनकी कमी क्या है कि इन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाया। सांप्रदायिक इतिहास लेखन लिख दिया, प्राचीन काल को हिंदू काल है, मध्यकाल को मुस्लिम काल लिख दिया, आधुनिक काल को देश बढ़ गया। इसकी परिणति हुई कि 15 अगस्त 1947 को 2 राष्ट्र हो गए, ठीक है। ये भारत में कोई अच्छा ही नहीं देखते हैं, ये बुराई बुराई देखते हैं। इनसे अगर कहा कि इनसे कहा कि हमारे देश में अच्छाइयां थी, तो ये इग्नोर कर देते हैं। हमने पूरा आपको समझाया कि किस तरह से कैसे इग्नोर करते हैं ये, ठीक है। इनकी अच्छाई क्या है साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों को? अरे ने लिखा तो, लिखा तो पहले तो भारत में इतिहास लिखा ही नहीं जाता था। भारतीयों पे ये भी आरोप है कि उन्हें इतिहास लिखना नहीं आता था। सबसे पहले कलहड़ ने इतिहास लिखा राष्ट्ररंजनी में। तो इन्होंने सिस्टमेटिकली जो इतिहास की परंपरा है, जो उसके मानक होते हैं, उसके आधार पर इतिहास लिखा। साम्राज्यवादी इतिहासकारों के बाद आए राष्ट्रवादी इतिहासकार। तो राष्ट्रवादी इतिहासकार क्या करेंगे? वो हर चीज को बड़ा चढ़ा के देखेंगे। दुनिया की सारी अच्छी चीज उन्हें भारत के प्राचीन इतिहास में दिखाई देगी, कमजोरियों को दबा देंगे। हर जगह उन्हें स्वर्णकाल दिखाई देगा, गुप्त काल स्वर्णकाल दिखाई देगा। ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि कभी कभी वो तार्किक नहीं होती है। लेकिन दूसरी बात क्या थी, इनका एक बड़ा योगदान था राष्ट्रवादियों का, कि इन्होंने राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। देश को जो स्वतंत्र हुआ, उनका बहुत बड़ा योगदान राष्ट्रवादी इतिहासकार होगा। लेकिन थोड़ा तार्किकता का इनमें अभाव दिखता है। फिर आया मार्क्सवादी इतिहास लेखन। तो मार्क्सवादी इतिहास लेखन की धारा जो आई, RS शर्मा जी आए, DD कोसाम्बी आए, और RS शर्मा, DD कोसाम्बी, रोमिला थापर, आपके जो आपने बात की इरफान हबीब सर, मोहम्मद हबीब जी। एक मोहम्मद हबीब जो है, उनके लड़के का नाम इरफान जी हबीब सर। है, जी सर। ठीक है। और हाँ, इरफान हबीब सर चर्चा में काफी रहते हैं। तो इन लोगों ने क्या है, मार्क्सवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। अच्छा, मार्क्सवादी विचारधारा की बात क्या है कि ये दबे कुचले, शोषित, वंचित, महिला, इन सब की बात करते हैं। ये अच्छा इतिहास लेखन लिखते हैं। लेकिन उनकी समस्या यही है कि वो जो मार्क्स ने कह दिया, मार्क्स उनका भगवान हो जाता है। कहते हैं धर्म अफीम है, लेकिन मार्क्स को भगवान मान लेते हैं। मार्क्स ने जो कह दिया वही देखेंगे। भारतीय समाज की विशेषता क्या है? भारतीय समाज बता है जातियों पर, और वो इसमें क्या देखते हैं? वर्गीय भेदभाव देखते हैं। अमीर और गरीब देखते हैं, क्योंकि उनके गुरुजी मार्क्स ने उनसे कह दिया था।
अच्छा, बहुत तार्किक इतिहास लेखन करते हैं वो, अगर उनकी भी अपनी सीमा है। फिर उसके बाद नारीवादी इतिहास लेखन हुआ। तो नारीवादी इतिहास लेखन हुई, उनकी सिर्फ एक ही उनकी सिर्फ एक ही बात है कि इतिहास में जो है शोषण हुआ है। तो उसकी अच्छी, लेकिन उन्होंने लिखा तो कम से कम आदि आबादी का इतिहास तो लिखा। ठीक है। अब एक मनुस्मृति में श्लोक आता है, यत्र नरस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रापला क्रिया। कहते हैं आपने हमें देवता क्यों बना दिया, देवी क्यों बना दिया आपने। ठीक है। और हमने ये प्योरिटी पोल्यूशन के सारे कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ाए हैं एंशिएंट इंडिया में। ठीक है। तो ये विचारधाराओं के आधार पर जब आप इतिहास को समझोगे और लिखोगे तो पैनापन आएगा आपकी आंसर राइटिंग में। समझ रहे हैं आप लोग। इन छोटी छोटी चीजों के आधार पर इतिहास लेखन लिखो कि उसने इसके बारे में ये कहा, फिर उसने काट के ये कहा, फिर उसने। अच्छा, और कोशिश करो कि जितने भी सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो इन सब में आ जाए। आपका कोई भी पॉइंट आंसर राइटिंग में ना छूटे। तो अरब के एक इतिहासकार ने लिख दिया कि ये दुनिया का सबसे निरर्थक युद्ध है, एकदम यूजलेस है। ठीक है। Six triumph without result. हाँ, कि कोई रिजल्ट ही नहीं आया। जी सर। लेकिन आप एक इंटेलेक्ट पर्सन हो। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है कि जो इरेशनल हो, जिसका कोई प्रभाव ना पड़ा। कैसे प्रभाव नहीं पड़ा, तो आप बता दीजिए कि नहीं नहीं नहीं, ये सारे प्रभाव पड़े समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में। इवन आज भी अरब आक्रमण का बहुत प्रभाव है। सलवार सूट कहाँ से आया इंडियन सोसाइटी में। अरब जितने से। लोग सलवार सूट पहनते कहाँ से आया, अरब आक्रमण की ही देन। जलेबी कहाँ से आई। सर समोसा जलेबी, सर वो समोसे में कीमा भर के खाते थे सर, हमने आलू बताइए, लगा। बताइए कितना अच्छा इतिहास पढ़ते हैं, ये खाने पीने का पूरा इतिहास पढ़ा है। तो सर देखो, हिस्ट्री समोसा पढ़ा वहीं से, जलेबी वहीं से, अरब सागर का नाम वहीं से पड़ रहा है, लेदर का ट्रेड होता है। और बाद के काल में जो चीजें हुई हैं, तो बाद के ठीक है। तो बहुत सारे प्रभाव पड़े, हमने आपको इतने सारे प्रभाव बताए। और बाद में जो तुर्क आक्रमण हुए, तुर्क आक्रमण के लिए उन्होंने रास्ते बनाए। और भारत में जिम्मी का कॉन्सेप्ट दिया, जो कल हम बात कर रहे थे, कि जो गैर इस्लामिक जनता है उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। तो गैर इस्लामिक जनता के साथ पहली बार इनका इतना बड़ी जनता के साथ इंटरेक्शन हुआ। इस्लामिक समाज का जो विस्तार हो रहा था फ्रांस से लेके सिंध के क्षेत्र में, ये क्या करते थे, सबका धर्मांतरण करा लेते थे। क्योंकि इस्लाम में संकल्पना है कि इस्लाम में सब सेवा देंगे, और सेवा की देंगे तो सेवा कैसे देंगे, जो आप इस्लाम में होगे तब तो सेवा देंगे, तो उसके लिए धर्मांतरण करा लो, रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन करा लो। लेकिन इंडिया में ये कराना औचित्यपूर्ण नहीं था, ये विफल हो जाते अगर ऐसी कोशिश करते। तो फिर क्या करते कि जो हमने बताया था, जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जो ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, वो सब लड़ते, उन्हें खदेड़ देते। तो इनने क्या किया कि इन्होंने कहा कि जो गैर इस्लामिक आबादी है उसे जिम्मी बना लो, और जिम्मी से जजिया ले। ठीक है। उससे आप टैक्स ले लो। टैक्स क्यों ले लो, क्योंकि भाई वो धार्मिक सेवाएं तो दे नहीं रही, इसलिए। ठीक है।
तो ये सारी चीजों की आधारशिला किसने रखी? अरबों ने ही तो रखी। तो अरबों ने जो आक्रमण किया वो निरर्थक नहीं है, वो किसी इतिहासकार का एक विचार हो सकता है। तो विचारों को हम सम्मान करते हैं, आर्टिकल 19 में इसी आंसर में लिख के आए कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है आर्टिकल 19 में, इतिहासकार कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो मांगते हैं कि आप अपना निष्कर्ष दीजिए एक स्टूडेंट के रूप में, एस्पायरेंट के रूप में, तो लिख दीजिए कि उनका विचार है, इस विचार से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। अरब के अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक भारत के इतिहास में बहुत प्रभाव पड़े और जिनका वर्णन निम्नलिखित है। ठीक है। जी अब सर। अब हम बात करते हैं महमूद गजनबी का भारत पर जो है अटैक होता है। तो जब अटैक होता है तो अटैक की आप स्थिति समझ लो कि भारत में सामंतवाद है, कई तरह के राज्य है, नेता है, त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा है, और महमूद गजनबी जो है जो खुरासान कराचिल का जो क्षेत्र है मध्य एशिया का, वहां पर बहुत तरह की हलचल चल रही है, साम्राज्य एक्सपेंशन के लिए बात चल रही है। ठीक है। और 3G रीजन है। इन सब कारणों को देखते हुए महमूद गजनवी भारत पर अटैक करता है, और अटैक करके वो 17 बार अटैक करता है, लूटता है, लूट के ले जाता है। और क्या उसके प्रभाव पड़े, तो प्रभाव आप बता देंगे। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने युद्ध किया। जब मोहम्मद गौरी युद्ध करता है, तो मोहम्मद गौरी जब युद्ध करता है तो वहां पर इस तरह की परिस्थितियां थी कि कैसे वहां पे शक्ति संघर्ष चल रहा था, सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा था। तो उसके लिए गौरी आया, और गौरी यहाँ पर 2 युद्ध लड़ता है। उन युद्ध के नाम बताओ, कौन कौन से युद्ध लड़ता है मोहम्मद गौरी भारत में? सर बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। और कोई? सर मुल्तान पर आक्रमण किया था उसने। अच्छा, मुल्तान पर अटैक किया था। चंदावर का सर पटना गुजरात 1194 में। तराइन कहाँ पे है ये? तराइन का मैदान कहाँ पे है? किसी को सर पता है? हरियाणा। हरियाणा। कौन सी जगह है? हरियाणा में सर। कौन सी जगह है? सर पानीपत जिला। पानीपत पर है? एक क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में कि सारी जितनी लड़ाइयाँ होती है मोस्टली पानीपत के आसपास ही क्यों होती हैं, चाहे गीता का युद्ध हुआ हो, चाहे पानीपत एरिया तो थोड़ा सा खाली एरिया भी था। हाँ, आई हैव गिवन यू लाइन ऑफ थॉट। आप लोग इस लाइन पे सोचिए। यूपीएससी के जो क्वेश्चन है थोड़ा रात में 10-15 मिनट, आधे घंटे सोचा करिए, चिंतन मनन निधि ध्यान किया करिए। ठीक है, लाइन ऑफ थॉट डेवलप होगी। प्लासी में ही क्या युद्ध हो रहे हैं, बक्सर में ही क्या युद्ध हो रहे हैं, तराइन में ही क्या हो रहे हैं, पानीपत में ही क्या हो रहे हैं। ठीक है। तो अब मोहम्मद गौरी ने अटैक किया। मोहम्मद गौरी अपने सेनापति को लेके आया था, जैसे कि ऐबक है, याल्दोज है, कुवाचा है, इन सबको लेके आया था। और ऐबक का जो गुलाम था, मतलब इस्लाम में गुलाम को अच्छा माना जाता है, और गुलाम पे ज्यादा विश्वास किया जाता है। क्यों गुलाम पे इस वजह से विश्वास किया जाता है ना, कि गुलाम का अपना कुछ नहीं होता है। गुलाम के ना तो अपने बच्चे हैं, ना गुलाम का अपना परिवार है, और गुलाम की ना अपना जीवन है। वो सब कुछ क्या करता है, सब कुछ अपने मालिक के ऊपर छोड़ देता है। तो गुलाम को बहुत अच्छा माना जाता है इस्लाम में मध्यकाल में। ठीक है। और जो गुलाम और जो दास होते थे बहुत अच्छी क्वालिटी के भी होते थे। उनमें इतना टैलेंट होता था, इतना टैलेंट होता था कि टैलेंट आप देख सकते हो। कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था और भारत का शासन इतने अच्छे से चलाया। इल्तुतमिश भी गुलाम था और दास था, इतने अच्छे से शासन का संचालन किया, यहाँ पे नींव रखी उसने। ठीक। तो गौरी के आक्रमण के क्या प्रभाव हुए अपने आपको एक साथ बता दिया, तो एक साथ आप पढ़ ली कि इल्तुतमिश के सामने चुनौतियां क्या थी, क्या क्या चैलेंजेस थे। ठीक है। और उन चुनौतियों को उसने कैसे फेस किया और उसका क्या योगदान रहा। तो इल्तुतमिश के सामने क्या क्या चुनौतियां थी, तो आप सबसे पहले देखोगे कि सत्ता को लेकर कई सारे दावेदार थे। याल्दौज है, कुवाचा है। अच्छा, और ये ऐबक का उत्तराधिकारी था, गुलाम था।
तो वो कहते थे कि भाई हम गुलाम के अधीन कैसे रह सकते हैं। तो एयाल्दोच और कुबाचा जैसे लोग इसकी सल्तनत को ही नहीं मानते थे। ये प्रॉब्लम है। और डिमोटिवेट करना कि भाई आप तो दास हो और गुलाम हो। दूसरी बात क्या है कि इतनी बड़े शासन पर राज्य कैसे किया जाए। भारत पर नियंत्रण तो स्थापित हो गया, उस पर राज्य कैसे करें। कई सारे विद्रोह हुए इल्तुतमिश के समय में। इल्तुतमिश ने उन विद्रोहों को भी दबाया। ठीक है। और भारत में राजस्व कैसे लिया जाए। लैंड रेवेन्यू की सिस्टम नहीं। राजस्व क्या होता है, राज्य का अश्व होता है जिससे सेना चलती है, नौकरशाही चलती है। अब पैसा ही नहीं होगा तो कैसे चलाएंगे, और पैसे का सिस्टम है नहीं, पैसा कैसे निकालोगे। तो उसके लिए उसने इक्तदारी व्यवस्था बनाई। इल्तुतमिश ने बहुत काम किया इंडिया में। देखो हेलो। जी सर। हाँ, फोन आ गया था, एक सॉरी। तो अब हम देखें, इल्तुतमिश ने इतने सारे काम किए। तो आप एक प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखिए आप लोग। इल्तुतमिश के इल्तुतमिश के सामने प्रस्तुत चुनौतियों पर चर्चा करते हुए इल्तुतमिश के सामने प्रस्तुत चुनौतियों पर चर्चा करते हुए इल्तुतमिश द्वारा उनके समाधान के लिए किए गए प्रयासों का विश्लेषण करें। नहीं, प्रयासों पर टिप्पणी करें। आप लोग विश्लेषित नहीं करिए, आप टिप्पणी करिए, कमेंट करिए। हम देखना चाहते हैं कि आप अगर इल्तुतमिश की जगह होते तो क्या करते। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट और कर दीजिए। इल्तुतमिश के सामने चुनौतियों की चर्चा करते हुए। हाँ, इल्तुतमिश द्वारा उनके समाधान के लिए किए गए प्रयासों पर टिप्पणी कीजिए। पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है। जी सर। ठीक है, उसके बाद आप प्रश्न लिखिए। इस्लामिक स्थापत्य कला की विशेषता। इस्लामिक स्थापत्य कला की विशेषताओं पर चर्चा करते हुए चर्चा करें। बस यही चर्चा। और उसी के आगे लिखिए, इस्लामिक स्थापत्य कला किन मायनों में भारतीय स्थापत्य कला से पृथक है। ठीक है। जी सर। ठीक है, आंसर लिख के 24 घंटे के अंदर भेज देना। ठीक है, ग्रुप पे भी डाल देना और हमारे पास ही भेज देना। ओके ठीक है। ओके, पढ़ो अच्छे से। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू जय सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।